let me introduce myself. So I am Deep, and I am having 12 years of experience into this particular industry. And I have worked in IT sector. Basically, I started to work with Windows, then I upgraded myself in networking along with Linux, and then to the cloud and DevOps. Okay, so uh, basically in cloud and DevOps, I am from more. I believe I am from more than 8 years, and along with that, I'm conducting the trainings as well. Okay, so this is what about my profile, and now let's talk about what and all we're gonna cover as part of this particular training in AWS and DevOps as part of Skills for Everyone. So initially, I'm not sure if you may have heard of, but there is a very popular term that is cloud, right? Everyone says कि cloud पे ये है ना? हम कोई भी डेटा like अपने फोटोज भी गूगल में सेव करते हैं, then people say कि it is on the cloud, है ना? क्लाउड पे जाके सेव हो रहा है, या कुछ भी रैंडमली अगर हम डेटा सेव कर रहे हैं या डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, so everyone says it is on the cloud, right? So if someone says it is on the cloud, what does it mean? कहाँ पे जाके डेटा सेव हो रहा है, right? Anyone you may have think of, but I'm not sure you know it or not कि कहाँ पे जाके actually data save हो रहा है, right? So those things we will talk, and that is just an overview, but let me show you what and all we're gonna cover, because yeah. So the one is initially we will be talking about the AWS. AWS is one of the cloud service providers at this moment of time, जो cloud की services basically provide करते हैं, and that is one of the biggest cloud service provider at this moment of time. There are multiple cloud service provider. AWS is one of them, and the other one is we will talk about the DevOps. So DevOps is development plus operations. So अगर मैं बात करूँ कुछ टाइम पहले की, तो क्या होता था ऑर्गेनाइजेशंस में, अगर किसी डेवलपर ने कोई कोड लिखा, जैसे जावा में लिखा, डॉट नेट में लिखा, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है, राइट? किसी ने भी अगर कोड लिखा, तो उस कोड को टेस्ट करने के लिए दे विल बी नीडिंग सर्टेन मशीन्स. मशीन्स बोले तो कोई भी सर्वर, लिनक्स का सर्वर या विंडोज का सर्वर उन्हें बेसिकली चाहिए होता है. तो उसके लिए क्या होता था, उसके लिए वो रिक्वेस्ट करते थे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को कि एक मशीन हमें इंस्टॉल करके दो, एंड एक मशीन नहीं, मल्टीपल, क्योंकि कोड ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक विंडोज में टेस्ट करेंगे. दे विल बी टेस्टिंग देयर कोड इन विंडोज सर्वर 2022, 2019, 2016, डिफरेंट वर्जन है विंडोज की जो अवेलेबल है. तो उस कोड को टेस्ट करने के लिए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना पड़ता था, मैनुअली मशीन्स को इंस्टॉल करके एंड उन्हें हैंड ओवर करना पड़ता था. एंड आफ्टर दैट दे विल बी एबल टू टेस्ट आउट देयर कोड. और टेस्टिंग अगर वर्क नहीं की, देन दे विल बी रीचिंग आउट बैक, और उसके बाद बोलते थे कि इसे क्या करो, फॉर्मेट करके दोबारा से दो. तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का मैनुअली टास्क बहुत ज्यादा था. लेकिन जब से डेवऑप्स पिक्चर में आया ना, द लाइफ ऑफ द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैज बीन बिट इजी. क्यों? क्योंकि विद द हेल्प ऑफ डेवऑप्स वी आर एबल टू ऑटोमेट द टास्क. हमने क्या किया है, टास्क ऑटोमेट हो गए हैं. जो टास्क करने में हमें एक दिन या दो दिन लगते थे, ठीक है, या एक मंथ भी लग जाता था, वो टास्क अभी हम क्विकली, फॉर एग्जाम्पल एक दिन का टास्क 15 मिनट्स में कर लेते हैं, एंड जो एक महीने में कोई टास्क अचीव करते थे उसे हम 3-4 घंटे में अचीव कर लेते हैं. So that's how the DevOps has become so popular in the market, and that's why there is a need of the DevOps engineer at this moment of time. So we can't go to the DevOps. Before going to the DevOps, we are needing to understand what the cloud is. क्योंकि क्लाउड आज के टाइम में क्या है, पहले हमारे पास क्या होते थे, डेटा सेंटर्स होते थे. डेटा सेंटर्स बोले तो इफ यू आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, देयर विल बी ए डेटा सेंटर. हर ऑर्गेनाइजेशन में एक डेटा सेंटर होता है. स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस में भले ही ना हो, लेकिन मिड एंड बिगर organizations you will be able to find the data centers are there. In fact, in colleges as well, if you will go and see in any college, you will be able to find कि हाँ, colleges में भी क्या है, डेटा, जहाँ पे तो उनके एक दो सर्वर्स चल रहे होते हैं या डिवाइसेस हैं, वो वहां पे प्लेस्ड होती हैं. So it is like this. So that is your data center, and in the data centers we are able to find कि भाई सर्वर्स होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, नेटवर्क इक्विपमेंट्स होते हैं.
So all these things we found in the data center. But आज के टाइम में क्या है कि अगर आप कोई भी इंडिपेंडेंट डेटा सेंटर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाओगे ना पड़ेगा, तो उस पैसे को बचाने के लिए द ऑर्गेनाइजेशन हैज चूजन क्लाउड। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने स्टोरेज को, अपने वर्चुअल मशीन्स को, या जो भी सर्वर्स अगर हम किसी भी बोले, तो उन सबको क्या है, क्लाउड पे लेके चले जाती हैं। तो वो क्लाउड क्या है, वो क्लाउड बेसिकली जहां पे, यानी क्लाउड पहले तो क्या है, डेटा सेंटर ऑर्गेनाइजेशंस खुद मैनेज करती थी, खुद लोगों को हायर करती थी। आज के टाइम में क्लाउड क्या है, क्लाउड आपको सर्विसेज पे प्रोवाइड करता है कि आप आओ हमारे इधर, स्टोरेज रखो, आप हमारे इधर मशीन सर्वर्स को चलाओ और यूज करो, एंड यूज करने के बाद क्या, बस आपको करना क्या है, यानी मंथली पे करना है, मंथली, या आज जैसे एडब्ल्यूएस है, ये तो पर मिनट के हिसाब से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। एडब्ल्यूएस है, एज्योर है, गूगल है, अलीबाबा है, देयर आर सो मेनी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। यानी कि बस डेटा सेंटर अब हम अपने यहाँ पे यूज ना करके कोई और हमारे लिए डेटा सेंटर को मैनेज कर रहा है, एंड हम क्या कर रहे हैं, हम उसे यूज कर रहे हैं, जितना हम यूज करेंगे उसके लिए हमें पे करना है। दिस इज एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एंड नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम लोग एज पार्ट ऑफ दिस कोर्स व्हाट एंड ऑल वी गोना कवर। So initially we will be targeting about AWS because AWS is one of the biggest cloud service providers at this moment of time. क्योंकि बिगेस्ट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्यों है, क्योंकि इसका रेवेन्यू सबसे ज्यादा है आज के टाइम में। उसके बाद सेकंड नंबर पे एज्योर आता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, जिसका रेवेन्यू इससे हाफ है। तो अगर किसी कंपनी का रेवेन्यू सबसे ज्यादा है तो इट मींस व्हाट, इट मींस कि उसका, यानी उस ऑर्गेनाइजेशंस आर अडोप्टिंग देयर सर्विसेज, राइट। कि रेवेन्यू तभी ज्यादा होगा ना जब इसके पास बिजनेस ज्यादा होगा, एडब्ल्यूएस के पास। तो बिजनेस ज्यादा है, इट मींस क्या, कि ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस एडब्ल्यूएस को यूज कर रही हैं। तो ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर रही हैं, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है, राइट। लेकिन जहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, वहां पे क्या होगा, वहां पे लोग भी ज्यादा होंगे, राइट। तो दैट्स व्हाई दिस इज द दिस इज द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ जॉब्स, एडब्ल्यूएस एंड रेवेन्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट द क्लाउड, ठीक है, क्लाउड समझने से पहले देयर इज समथिंग दैट इज बीइंग नोन एज लिनक्स। ठीक है, एज वी ऑल आर यूजिंग द विंडोज लैपटॉप, है ना। तो विंडोज लैपटॉप में क्या है, वी आर अवेयर अबाउट द फंक्शनैलिटी, हमें पता है कि हाँ कैसे फोल्डर क्रिएट होता है, कैसे कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल होता है, कैसे कुछ अनइंस्टॉल होता है, और ऐसे करके वी आर अवेयर अबाउट बेसिक फंक्शनैलिटीज ऑफ विंडोज। लेकिन अगर मैं लिनक्स की बात करूँ ना, देन वी डोंट हैव दैट विजिबिलिटी, क्योंकि हम लोगों ने लिनक्स पे कभी काम ही नहीं किया होता है, या काम किया होता है तो बहुत कम किया होता है, राइट। आई बिलीव hardly any one of you will be there who will be using Ubuntu as an operating system in your laptop. ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी Ubuntu यूज कर रहा होगा, या कोई, हो सकता है एक आधा कोई मैक यूज कर रहा हो, राइट। मैक इज बीइंग सिमिलर टू योर लिनक्स। ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग विद द क्लाउड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लिनक्स, कि लिनक्स क्या है, वहां पे बेसिक कमांड्स कौन कौन सी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, बेसिक कमांड्स बोले तो अगर हमें कोई लिनक्स दे दे और उसमें जीयूआई नहीं है, हमारे पास क्या है, कमांड लाइन है, हमें कोई बोले फोल्डर क्रिएट करके दिखाओ, तो हम फोल्डर क्रिएट नहीं कर पाएंगे, राइट। हमें कोई बोले कि भाई इस फाइल के कंटेंट को रीड करके बताओ, हम नहीं कर पाएंगे। हमें कोई बोले कि हाँ इसमें कुछ इंस्टॉल करके दिखाओ, नहीं कर पाएंगे, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर starting with the cloud. So that is one Linux we'll be discussing out. After that, Windows. I believe you already have some sort of idea about the Windows, but here we will not talk about the Windows machine like Windows 7, Windows 10, Windows 11 जो आप यूज कर रहे हैं अपने लैपटॉप में, right? We will be talking about the Windows server. So what is the server basically? Server is something who serves the traffic. ठीक है, सर्वर्स क्या होता है, जो ट्रैफिक को सर्व करता है। अगर मैं इधर जाऊं गूगल क्रोम पे बेसिकली, ओके, हियर आई एम, एंड इफ आई से कि भाई मैं क्या करूं, मैं जाके मैंने बोला google.com, मैंने हिट किया एंटर, तो देखो मैंने क्या किया, मैंने google.com ये रिक्वेस्ट डाला, राइट। मैंने क्या किया, मैंने रिक्वेस्ट किया, तो ये वेब पेज जो मुझे शो हुआ ना वापस से, ये क्या है, ये मुझे सर्व किया गया, ये वेब पेज, ये किसने सर्व किया, ये मुझे गूगल के सर्वर ने इस वेब पेज को मुझे सर्व किया है कि भाई दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द आउटपुट।
ठीक है, तो उसने मुझे ये आउटपुट शो किया है। ऐसे ही ये तो हमने ब्राउजर से किया है, तो सिमिलरली अगर हम देयर आर सो मेनी अदर वेज टू सर्व, ठीक है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस होते हैं। जैसे कि अगर आपने एक्टिव डायरेक्टरी सुना हो, एफटीपी सुना हो, ठीक है, डीएनएस सुना हो, डीएचसीपी सुना हो, तो ये जो सर्वर्स हैं ये अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट को सर्व करते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो दैट ऑल्सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ विंडोज, ऑल्दो वी विल नॉट डिग इट आउट कि हाँ भाई, यानी क्योंकि बेसिकली क्या है, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर आप देखोगे तो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर एक अलग प्रोफाइल होता है, ठीक है, लेकिन हम कुछ बेसिक्स उसका कवर करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे वो चीजें एग्जीक्यूट होती हैं, सो दैट वी विल हैव सम सॉर्ट ऑफ आइडिया कि अगर हमें कुछ टास्क परफॉर्म करना है तो हम इजिली कर पाए। एंड सिमिलरली विद विंडोज एज वेल, ठीक है। तो विंडोज में भी हम क्या करेंगे, फ्यू ऑफ द बेसिक्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड वी विल सो दैट वी फील सम सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हाइल वर्किंग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज लाइक, पहले हम अगर हमारे पास जो मशीन है, जो जिस लैपटॉप पे हम लोग काम कर रहे हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज कि हम हमारे पास फिजिकली लैपटॉप अवेलेबल है। सिमिलरली अगर कोई सर्वर है और हमारे डेटा सेंटर में प्लेस्ड है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यानी ऑन प्रेम में हमारे पास सर्वर अवेलेबल, ओके, दैट इज द फिजिकली सर्वर, इज फिजिकल सर्वर दैट इज बीइंग नोन एज। लेकिन अगर वही फिजिकल सर्वर हमारे डेटा सेंटर में ना प्लेस होके अगर एडब्ल्यूएस के डेटा सेंटर में प्लेस्ड है या एज्योर के डेटा सेंटर में प्लेस्ड है, राइट, दैट विल कम अंडर द क्लाउड कंप्यूटिंग। किसके अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। हम क्या करेंगे, हम उसे क्लाउड के थ्रू एक्सेस करेंगे, ठीक है। एंड इट इज नॉट लाइक कि हम फिजिकल सर्वर ही यूज करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने कोई रिक्वेस्ट किया तो एडब्ल्यूएस ने एक फिजिकल सर्वर हमें उठा के दे दिया, नहीं, देयर विल बी वर्चुअल server, okay, or virtual machine which they will be handing over to us, okay. So it is like this. Now the next one is and yeah, we will talk about कि भाई ऑन प्रेम डेटा सेंटर में बेसिकली क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ठीक है। एंड क्लाउड कंप्यूटिंग यानी कुछ जो भी डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग क्या है ना, और उसके बाद में उसके बेनिफिट्स क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग के, तो ये सब चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज क्लाउड डेप्लॉयमेंट मॉडल्स। और डेप्लॉयमेंट मॉडल्स हमारे पास बेसिकली क्या है, तीन टाइप के क्लाउड डेप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं। वन इज पब्लिक, सेकंड वन इज प्राइवेट एंड थर्ड वन इज हाइब्रिड। तो तीन टाइप के हमारे पास क्लाउड का डेप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं, देन क्लाउड सर्विसेज मॉडल हैं। तो ये सब क्या करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे एज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स, एंड मे बी नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग दिस आउट, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। सो बिफोर कमिंग टू दीज सर्विसेज, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले एक AWS अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक AWS अकाउंट क्रिएट करेंगे, और AWS अकाउंट क्रिएट करने के बाद AWS अकाउंट इज ए फ्री टियर AWS अकाउंट, यानी कि एक मंथ के लिए हमें कुछ भी पे करने की नीड नहीं है, इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। बस बट उसे यूज कैसे करना है, ठीक है, हम थोड़ा सा स्मार्टली उसे यूज करेंगे, जिससे कि जो भी सर्विसेज हैं जो फ्री टियर AWS अकाउंट के अंदर आती हैं, वो सब हम यूज करेंगे, एंड जिससे कि हमें कुछ एडिशनली पे ना करना पड़े। दैट्स व्हाट द मोटो इज। सो वंस इट इज बीइंग क्रिएटेड, देन वी हैव दिस फर्स्ट प्रोडक्ट, वन सर्विस दैट इज IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। तो इस पर्टिकुलर सर्विस की अगर मैं बात करूं, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सर्वर्स चल रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऑन प्रेम के, तो ऐसा तो है नहीं उसको एक ही बंदा एक्सेस करेगा, राइट। देयर विल बी मल्टीपल पीपल हु विल बी एक्सेसिंग दिस। सिमिलरली हियर, जब AWS अकाउंट आप क्रिएट करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप गए, वहां पे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे, AWS पे है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि एक ही बंदा यूज करेगा, देयर विल बी मल्टीपल पीपल हु विल बी एक्सेसिंग दिस, right? So with the help of IAM, what we will do, we will grant access to all of them, ठीक है। क्या करेंगे, उन सबको एक्सेस ग्रांट करेंगे एज पर देयर नीड। ऐसा हो सकता है कि कोई मॉनिटरिंग टीम से अगर बिलोंग कर रहा है तो उसे क्या करेंगे, सिर्फ रीड ओनली का एक्सेस देंगे, है ना। कोई क्लाउड ऑपरेशंस में वर्क कर रहा है तो उसे एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस देंगे, या कोई डेवऑप्स का बंदा है तो उसे एडमिनिस्ट्रेटर का एक्सेस देंगे, है ना। ऐसे ऐसे करके हम क्या करेंगे, अलग अलग एक्सेस लोगों को प्रोवाइड करेंगे। The next one is EC2, Elastic Compute Cloud.
दिस इज वन ऑफ द वेरी पॉपुलर सर्विस इन AWS। एंड इसमें बेसिकली करते हैं क्या है, हम इसमें हम एक वर्चुअल मशीन को प्रोविजन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन को प्रोविजन करते हैं। एंड वर्चुअल मशीन को प्रोविजन करने के बाद क्या, जैसे ये हमारा google.com अभी सर्व कर रहा है ना, ऐसे ही मैं आपको वहां पे होस्ट करके एंड कुछ आउटपुट सर्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसे ही किसी IP से या किसी DNS से, google.com की जगह किसी और नाम से, ऐसे ही मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगा। एंड नॉट ओनली मैं, आप भी शायद एक दो क्लास के बाद ही कर पाओगे। ठीक है, द नेक्स्ट इज कि भाई अगर कोई सर्वर हम लोगों ने प्रोविजन किया एंड उसके बाद में वो क्या हुआ, वो डाउन हो गया, राइट। तो डाउन हो गया या किसी ने कुछ गलत कॉन्फ़िगरेशन उसमें कर दी जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ गई उसमें, है ना, तो उसे हम रिकवर कैसे करें, तो उसके लिए हम बैकअप कैसे ले सकते हैं, राइट। एंड उस बैकअप को मैनेज कैसे कर सकते हैं, कितने दिन का हमें बैकअप लेना चाहिए, राइट। हम आइडेंटिफाई कैसे करें किसी भी सर्वर को कि एक, आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिलेगा कि 700 सर्वर्स चल रहे हैं। ठीक है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे ये इस सर्वर का ओनर कौन है ना, पता होना चाहिए ना कि इस पे कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, इसका ओनर कौन है। तो ये सब चीजें वी विल सी इनटू दिस पर्टिकुलर EC2 सर्विस, EC2 इंस्टॉल। द नेक्स्ट वन, दिस वन इज आल्सो EC2। अब EC2 में बेसिकली क्या है कि भाई ऐसा नहीं है कि हम पासवर्ड यूज करते हैं, पासवर्ड हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पासवर्ड क्या है, मैंने कोई पासवर्ड डाला, है ना, समवन इज एबल टू रीड इट आउट, किसी ने क्रैक कर लिया, समझ गया, तो इट विल बी अ सिक्योरिटी ब्रीच, राइट। तो पासवर्ड की जगह हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, वी यूज हेयर की पेयर्स। की पेयर्स क्या है, की पेयर तो इतना बड़ा की पेयर होता है कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक की पेयर यहाँ पे शायद पड़ा होगा। ठीक है, लाइक दिस, अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ठीक है, तो ये क्या है, ये की पेयर है। विद द हेल्प ऑफ दिस की पेयर ओनली आई विल बी एबल टू लॉग इन इनटू वन पर्टिकुलर सर्वर। तो ये की पेयर कोई रीड करके या क्रैक कर सकता है क्या? आई डोंट थिंक क्रैक कर सकता है, राइट। So for that, what you will be needing, you will be needing to, I will be needing to share this with someone. Until और unless मैं किसी के साथ शेयर ना करूं, तब तक वो इसे यूज नहीं कर सकता, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। देन सॉरी, या दिस इज हाउ इट इज। नाउ मूविंग ऑन टू द लोड बैलेंसर। ओके, व्हाट आर दीज लोड बैलेंसर्स बेसिकली? अगर मैं बात करूं, आप में से किसी को याद है कि google.com लास्ट टाइम कब डाउन हुआ था? Anyone remembers when this google.com goes down last time? याद है? नहीं? अरे बड़े सुस्त लोग हो यार, वीकेंड एंजॉय कर रहे हो। चलो, तो आई बिलीव इट्स बीन वाइल व्हेन google.com goes down। एंड रीजन इज, ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर सर्वर पे वो लोग मेंटेनेंस टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे या पैचिंग नहीं कर रहे होंगे, है ना, रिबूट नहीं कर रहे होंगे, कर रहे होंगे। लेकिन क्या है कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली यूजिंग इट, what they will be using load balance, they will be using load balancers। ओके, सो इट इज लाइक क्या है, आपके फ्रंट एंड में एक लोड बैलेंसर है एंड उसके बैक एंड में क्या है, मशीन है, फिजिकल हो या वर्चुअल हो। तो आपका जो ट्रैफिक आ रहा है ना, वो कहाँ पे आ रहा है, लोड बैलेंसर पे आ रहा है। एंड लोड बैलेंसर से क्या हो रहा है, बैक एंड में मशीन को फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, तो अगर एक मशीन फॉर एग्जांपल ये डाउन भी हो गई ना, ये फिजिकल है या वर्चुअल है जो भी है, इफ दिस पर्टिकुलर मशीन गोस डाउन, दैट इज फाइन, कोई बात नहीं। ये मशीन क्या करेगी, ये मशीन आपके ट्रैफिक को सर्व करेगी। यानी आपने google.com ओपन किया, आपके लिए क्या होगा, आपके लिए रिक्वेस्ट इस सर्वर पे नहीं जाएगी, इधर चली जाएगी, आपका google.com ओपन होगा। ओके, नॉट ओनली google.com, आज के टाइम में जितनी भी वेबसाइट्स या एप्लीकेशंस चल रही है, इट इज लाइक दिस। ओके, एट द फ्रंट एंड यू विल बी एबल टू फाइंड कि लोड बैलेंसर यूज हो रहा है। ओके, दैट्स व्हाई यूजर विल नेवर फेस कि बैकएंड में कुछ मेंटेनेंस चल रहा है या डाउन टाइम चल रहा है। ठीक है, देयर आर रियल चांसेस। ओके, अनटिल और अनलेस प्रॉपर आउटेज ना हो किसी चीज को लेके या प्रॉपर प्लांट मेंटेनेंस ना हो। सो दिस इज हाउ इट इज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, there are four types of load balancer here
in AWS. The one is classic load balancer, application load balancer, network load balancer, and there is one more that is gateway load balancer. ठीक है, तो 4 टाइप के लोड बैलेंसर हैं and which we will be exploring one by one. The next one is auto scaling group. ठीक है, auto scaling क्या होता है बेसिकली? As I showed you this particular figure, तो देखो अगर ये इंस्टेंस डाउन हो गया, ये एक वर्चुअल मशीन डाउन हो गई, कुछ मेंटेनेंस के आपने प्लान किया एंड क्या हुआ, रिबूट हुआ या रीस्टार्ट हुआ या आपने स्टॉप करके स्टार्ट किया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये तो डाउन हो गया, आपको पता ही नहीं, आप ऐसा थोड़ी मैनुअली जा जाके चेक करोगे कि हाँ सही चल रहा है, सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, सही चल रहा है, राइट? तो उस केस में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ऑटो स्केलिंग ग्रुप होता है। एंड ऑटो स्केलिंग ग्रुप बेसिकली क्या करता है कि अगर ये मशीन, ऑटो स्केलिंग ग्रुप लाइक दिस, अगर ये मशीन आपकी डाउन हो गई ना, तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या करेगा, एक नई मशीन को प्रोविजन कर देगा, इस मशीन को टर्मिनेट कर देगा, ठीक है, और इसकी जगह क्या करेगा, एक नई मशीन को प्रोविजन करके आपको दे देगा, कहेगा लो। ठीक है, एक नई मशीन को प्रोविजन करके दे देगा एंड उस मशीन को क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा आपकी। ओके, दोबारा अगर कोई दूसरी मशीन अनहेल्दी हो जाती है तो उसे भी क्या करेगा, उसे भी टर्मिनेट करके उसकी जगह नई मशीन को प्रोविजन कर देगा। ओके, इट इज लाइक दिस। देन नेक्स्ट इज योर, सॉरी, S3। तो आज के टाइम में हम लोग समझ रहे हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, अपने डेटा को मूव कर रही हैं, राइट, फ्रॉम देयर ऑन प्रेम डेटा सेंटर्स टू द क्लाउड। तो अगर क्लाउड मूव कर रही हैं तो कहाँ पे मूव कर रही है, राइट? तो S3 क्या है, एक ऐसी सर्विस है AWS की जहां पे आप अनलिमिटेड द डेटा हियर इन S3। ओके, एंड चीपर भी है, ये ज्यादा ज्यादा भी नहीं है इन कंपैरिजन टू एनी अदर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो अगर हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या हम अपने लैपटॉप या कॉलेज में अगर हम जाते हैं, राइट, तो क्या है, हम अपने लैपटॉप को ले जाते हैं एंड वो क्या करते हैं, हमें कुछ या तो वाईफाई का पासवर्ड शेयर कर देते हैं या क्या करते हैं, एक लैन केबल दे देते हैं, वो हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, एक पर्टिकुलर IP एड्रेस जो रेंज वहां पे डिफाइन की होती है कॉलेज में या ऑफिस में, राइट, उस रेंज का एक नेटवर्क का IP हम लोगों को मिल जाता है हमारे लैपटॉप को। तो सिमिलरली यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम अपनी खुद की नेटवर्क रेंज डिफाइन करते हैं and वो हम क्या करते हैं, उसे ही मैनेज करते हैं कि किस मशीन को क्या IP, किस सीरीज का IP मिलना चाहिए, राइट, उसकी नेटवर्क अप हियर। द नेक्स्ट वन इज हियर क्लाउड ट्रायल। क्लाउड ट्रायल इज बेसिकली एक AWS अकाउंट है, उस पे 50 लोग लॉग इन कर रहे हैं, 70 लॉग इन कर रहे हैं। आपको पता लगाना है कि किस इंसान ने इस पर्टिकुलर फिजिकल मशीन, सॉरी, वर्चुअल मशीन को स्टॉप किया है या टर्मिनेट किया है, राइट? तो दैट वी कैन ट्रैक विद द हेल्प ऑफ क्लाउड ट्रायल। द नेक्स्ट वन इज इलास्टिक बीन स्टॉक। एंड ये जो इलास्टिक बीन स्टॉक है ना, ये बेसिकली पास्ट सर्विस है AWS की, है ना। बेसिकली क्या है कि दिस इज नॉट फॉर अस, ये है डेवलपर्स के लिए जिनको सिर्फ कोड लिखना आता है, हु डजंट नो कि भाई कैसे लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं, कैसे मॉनिटरिंग क्रिएट करते हैं, कैसे ईमेल को ट्रिगर कराते हैं, है ना, कैसे ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्रिएट कराते हैं, और जो आप मशीन भी क्रिएट कर रहे हो, है ना, उसकी बेसिकली प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए, या उसे है कि जैसे होता है ना, एक हम i3 का लैपटॉप लेते हैं, एक i5 लेते हैं, एक i7 लेते हैं, तो तीनों की कॉस्टिंग अलग अलग है। सिमिलरली अगर हम कोई भी सर्वर लेते हैं फिजिकली, उनकी भी कॉस्टिंग क्या होती है, अलग अलग होती है। एंड वर्चुअल सेम इन सिनेरियो ऑफ क्लाउड एज वेल, हम किस कॉन्फ़िगरेशन की वर्चुअल मशीन को प्रोविजन कर रहे हैं, उसकी भी कॉस्टिंग क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे here AWS will take care of everything, this your infra part, okay, everything AWS will take care. Here the responsibility is just to upload the code, ठीक है। तो that's why we call it as a developer centric service of AWS, ठीक है।
सिर्फ बेसिकली डेवलपर्स के लिए उन्हें क्या करना है, बस कोड लिखना है, कोड को अपलोड कर देना है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स AWS will care for them. That is your Elastic Beanstalk. Then next one is we have RDS, Relational Database Service. So relational database service is while we look forward to provision the database. ठीक है, तो with the help of this हम क्या करते हैं, डेटाबेस को प्रोविजन करते हैं इन AWS. उसके बैकअप को कैसे लेते हैं, स्नैपशॉट्स कैसे क्रिएट करते हैं, है ना, उसे जी स्टोर कैसे कर सकते हैं, उसके स्नैपशॉट को शेयर कैसे कर सकते हैं. All these things we will be discussing as part of this RDS relational database service. The next one is AWS billing. And AWS billing basically है क्या कि बिल तो जनरेट होगा, राइट. बिल तो वी नीड टू एनालाइज कि हाँ बिलिंग कैसे वी कैन इवेल्युएट कि कितना बिल आ रहा है, किस पर्टिकुलर सर्विस का आ रहा है. ठीक है, तो वो सब वी कैन इवेल्युएट विद द हेल्प ऑफ AWS बिलिंग. एंड इसमें हम एक पैरामीटर बेसिकली सेट कर सकते हैं कि अगर जैसे मेरा बिल 1000 US डॉलर से ज्यादा हो जाए तो क्या कर, एक नोटिफिकेशन ट्रिगर करता हूँ मैं कि ये क्या कर रहा है, थ्रेशोल्ड को ब्रीच कर रहा है. ठीक है, so that budget also we can define here in AWS billing. So this is what about AWS or cloud, what we're going to cover as part of this. If you have any questions, then please feel free to ask before we talk about DevOps. कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? No? No, Deep, you can stay further. Okay, thank you. Okay, moving on to the DevOps part. And in DevOps, basically, as I told earlier, operations. So development DevOps has made life easier of the system administrators. The reason is they have helped us to automate the tasks, right? क्या कर सकते हैं हम, ऑटोमेट कर सकते हैं टास्क को यहाँ पे. तो ऑटोमेट करने के लिए बेसिकली क्या है, हमारे पास मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं. सो एंड इन एनी जॉब डिस्क्रिप्शंस इफ यू आर एक्सप्लोरिंग, यू विल बी एबल टू फाइंड कि हाँ ये टूल्स क्या है वहाँ पे, यानी दिस इज द रिक्वायरमेंट. या जॉब डिस्क्रिप्शंस में क्या है, यू विल बी एबल टू फाइंड कि हाँ ये टूल्स क्या है हमें चाहिए. तो द फर्स्ट वन इज वर्जन कंट्रोलिंग. एंड वर्जन कंट्रोलिंग बेसिकली क्या है कि अगर मैंने एक कोड आज लिखा 100 लाइन्स का, कल मैंने क्या किया, कल मैंने फिर काम किया 200 लाइन्स का, 200 लाइन्स हो गई. नेक्स्ट डे फिर मैंने काम किया थर्ड डे, एंड मैंने 100 लाइन्स और ऐड कर दी. नाउ आई रियलाइज कि यार ये जो कोड है ना, ये कोड तो सही नहीं है. ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे इस कोड को रिवर्ट करना है. आई वॉन्ट टू गो बैक एट द सेकेंड डे, है ना, जब मेरा कोड 200 लाइन्स का था. लेकिन अगर ऐसा हो कि कोड मैं लाइन वाइज लिखता जा रहा हूँ तो दैट इज बीइंग फाइन, मैं क्या करूंगा, लास्ट की 100 लाइन्स रिमूव कर दूंगा. लेकिन अगर मैंने ऊपर वाली 200 लाइन्स का जो कोड लिखा है उसमें भी छेड़छाड़ की है मैंने, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू ट्रैक डाउन वट एंड ऑल चेंजेस आई हैव मेड, राइट. तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में आई डोंट हैव ऑप्शन, मुझे बहुत टाइम लगाना पड़ेगा टू फाइंड आउट कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, राइट. एंड ये सिर्फ 200-300 लाइन्स का कंसर्न नहीं है. इन द ऑर्गेनाइजेशंस यू विल बी एबल टू फाइंड कि कुछ कोड्स लिखे हुए हैं एंड दोस आर ऑफ 1000 लाइन, नॉट ओनली 1000, 2000, 3000 लाइन ऑफ कोड यू विल बी एबल टू फाइंड. ठीक है, सो नाउ यू वांट टू आइडेंटिफाई कि भाई लास्ट क्या क्या चेंजेस हुए हैं. तो उस केस के लिए क्या है, हमारे पास वर्जन कंट्रोलिंग है. इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम ने कोई भी नॉट ओनली 100 लाइन्स, अगर मैंने 10 लाइन का भी कोई चेंजेस किए हैं तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं उस पर्टिकुलर वर्जन को सेव कर दूंगा. ठीक है, और उस पर्टिकुलर वर्जन को सेव करने के बाद मैं जब चाहूं आई विल बी एबल टू सी कि हाँ मैंने क्या क्या चेंजेस यहाँ पे किए थे. ठीक है, मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे एक ये पीपीटी है, इस पीपीटी में मैंने क्या किया, वर्जन कंट्रोलिंग के ये 10 लाइन ऐड किए. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पे मेंशन करूंगा और उसमें मेंशन कर दूंगा कि एडिंग वर्जन कंट्रोलिंग गिट एंड गेटअप. ठीक है, तो जब भी मैं जाके रिव्यू करूंगा और मुझे
आइडेंटिफाई करना है कि मैंने वर्जन कंट्रोलिंग में इस पूरे 1000 लाइन के कोड में मैंने यहाँ पे क्या क्या चेंजेस किए थे, तो मैं जस्ट उस वाले उस पे जाऊंगा, कमिट पे जाऊंगा एंड मैं जाके आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हियर गिटहब इज वेरी पॉपुलर, यू मे हैव हेard ऑफ दिस गिटहब। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, गिटहब गिट एंड गिटहब को यूज करेंगे एंड वी विल बी एक्सप्लोरिंग दिस वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम। द नेक्स्ट वन इज Maven, एंड Maven बेसिकली क्या है, Maven एक आपका पैकेज मैनेजर है। पैकेज मैनेजर क्या है कि अगर मैं गूगल क्रोम का आपको एग्जांपल दूं, तो गूगल क्रोम क्या है, आप देखोगे तो कि एक गूगल क्रोम क्या है, एक पैकेज है, राइट। लेकिन गूगल क्रोम क्या है, गूगल क्रोम एक पैकेज है बेसिकली। तो गूगल क्रोम अगर आपका पैकेज है, तो ऐसा तो है नहीं डेवलपर ने आपको पैकेज लिख के दिया होगा, राइट। डेवलपर ने तो अपना कोड लिखा होगा, राइट। तो कोड लिखने के बाद उसे क्या किया, उसे बिल्ड किया होगा, राइट। बिल्ड एज ए पैकेज। तो डेवलपर क्या करता है, कोड लिखता है एंड Maven, जैसे Maven एक टूल है बिल्ड के लिए जो यूज होता है, ऐसे करके वी हैव सर्टेन अदर टूल्स। ठीक है, Maven बेसिकली किस चीज के लिए यूज होता है, जावा बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। सो दैट आल्सो वी विल बी एक्सप्लोरिंग एंड ट्राई टू बिल्ड आवर packages, okay, with the help of Maven. The next one is Apache Tomcat. तो बेसिकली अगर हमें कोई भी वेब सर्वर बनाना है, जैसे आई शोड यू एन एग्जांपल ऑफ google.com, सिमिलरली इफ यू वांट टू होस्ट ए वेब पेज, है ना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो अपाचे को यूज कर सकते हैं, या एनजिनक्स को यूज कर सकते हैं, या अपाचे टॉमकैट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपाचे टॉमकैट आल्सो वी विल बी एक्सप्लोरिंग एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन यूज इट विद द हेल्प ऑफ CI/CD पाइपलाइन। नेक्स्ट वन इज योर जेनकिंस। जेनकिंस क्या है कि भाई, मैंने एक एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में ही कि अगर आपके पास कोई वर्चुअल मशीन्स है, और उस पर्टिकुलर मशीन को, नॉट ओनली वर्चुअल मशीन, मैं बोलूं कि अगर डेवलपर ने कोई कोड लिखा है तो उस कोड को क्या करना है, टेस्ट करना है। तो उस कोड को टेस्ट करने के लिए बेसिकली आपके पास क्या है, आप जाओगे एंड जाके आप उसे वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को आगे पहले बोलता था कि आप मशीन्स दो, वो मशीन्स हैंड ओवर करते थे एंड देन पीपल विल बी लाइक कि हाँ उस पे कोड डिप्लॉय कर रहे हैं, फिर आ रहे हैं बोला जाए दूसरी मशीन्स दे दो, इसे फॉर्मेट करके दे दो, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के दे दो। सो दीज थिंग्स हैव मेड जेनकिंस रियली इजियर, है ना। और उसके बाद में क्या करता था कि डेवलपर कोड लिख देता था, और कोड लिखने के बाद क्या, डेवलपर बोलता था कि हाँ भाई बिल्ड कर लेना, बिल्ड वाली टीम क्या वो 3-4 दिन लेते थे, ठीक है, वो बिल्ड करते थे, फिर उसके बाद में क्या करते थे, उसे टेस्ट करते थे, यानी डिप्लॉय करते थे एक टेस्टिंग एनवायरनमेंट में। वहां पे चला ठीक है, और नहीं चला तो मशीन्स वगैरह का लफड़ा रहता था, मशीन्स मांगी, चलो मशीन्स पे टेस्ट कर लिया, उसके बाद मशीन डिप्लॉय हो गया। फिर क्या है, फिर टेस्टिंग टीम आती थी। टेस्टिंग टीम क्या करती थी, अपनी स्क्रिप्ट्स को मैनुअली वहां पे कॉपी करती थी, पेस्ट करती थी, फिर उसे मैनुअली चला चला के देखती थी, ये भी बड़ा ड्रामा होता था। फिर उसके बाद कहते हैं हाँ अब सही लग रहा है, अब चलो प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर दो। लेकिन जब से जेनकिंस आया ना, क्या होता है, ये जितने के जितने स्टेज है, 5 स्टेजेस है, ठीक है, दीज आर ऑटोमेटेड। करना क्या है, बस एक पाइपलाइन चला दी है, ठीक है, एक सिंगल क्लिक करना है एक बार सेटअप करने के बाद। आप सेटअप करोगे, सेटअप करने के बाद आपको एग्जीक्यूट करना है, और फटाक से डाउनलोड हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। और बिल्ड होने के बाद क्या है, उसके बाद डिप्लॉय हो जाएगा आपके टेस्टिंग एनवायरनमेंट में खुद ही, जो भी आप टेस्टिंग एनवायरनमेंट डिफाइन करोगे। और उसके बाद में टेस्टिंग स्क्रिप्ट भी खुद एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और खुद एग्जीक्यूट होने के बाद क्या, अगर ठीक रहा तो इसके बाद आप डिफाइन कर सकते हैं क्या, कंटिन्यूस टेस्टिंग के बाद अगर आपको नोटिफिकेशन ट्रिगर कराना है डेवलपर को, ठीक है, फॉर एग्जांपल फेल हो गया तो आपके डेवलपर को अपने आप ही मेल चली जाएगी कि भाई ये फेल हो गया। और अगर पास हो गया तो क्या करेगा, अपने आप इधर चला जाएगा डेवलपर पे, प्रोडक्शन पे। अगर आप चाहो कि हाँ यानी इसके लिए रेडी हो जाएगा, आप तभी उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो एंड दिस इज बीइंग डन। So here DevOps has made life easier of the system administrators, and organizations are getting benefit of it, क्योंकि जिस रिलीज को करने में ऑर्गेनाइजेशंस को 6-6 महीने 1-1 साल लग जाता था, उस रिलीज को आज के टाइम में करने में ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत कम टाइम लगता है। The life has become much faster in today's era, and that's why this DevOps is so popular. The job requirements are being high. This is the main reason. चलो नेक्स्ट आ जाते हैं डोकर पे। सुना होगा शायद सबने डोकर भी, डोकर क्या होता है। तो डोकर बेसिकली है क्या,
डॉकर है आपका। अभी मैं आपको बोलूं कि आपको क्या करना, कि एक डेटाबेस इंस्टॉल करना है ना। तो डेटाबेस इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्वर खरीदेंगे और उस सर्वर के ऊपर क्या करेंगे, एक डेटाबेस को इंस्टॉल करेंगे। लेकिन अगर आपने उस पे, ठीक है, डेटाबेस इंस्टॉल किया तो उसके बाद होगा क्या, वो तो पर्टिकुलर सर्वर डेटाबेस के लिए ही हो गया, राइट। आप उसकी जगह क्या कर सकते हैं, ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। ठीक है, अगर आपने एक फॉर एग्जांपल सर्वर खरीदा डेटाबेस के लिए, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने एक सर्वर, एक डेटाबेस इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। या पहले आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या किया, आपने इसके ऊपर एक डेटाबेस इंस्टॉल कर दिया। तो इंस्टॉल करने के बाद बेसिकली हुआ क्या, हुआ ये कि इस सर्वर की पूरी कॉस्टिंग जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ आपके डेटाबेस के लिए। तो आप क्या चाहोगे, आप चाहोगे इसे आप इफेक्टिवली यूज करना। तो इफेक्टिवली यूज के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, आप इसे इफेक्टिवली ऐसे यूज कर सकते हो कि आप इसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन का कोई सॉफ्टवेयर यूज करो। आप इसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन कर लो, यानी हाइपर बी या VMware वर्कस्टेशन, VMware अगर आपने सुना होगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले ये आपका फिजिकल सर्वर है, इसके ऊपर ये आपने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपने क्या किया, ये आपने अपना वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर डाल दिया। अब वर्चुअलाइजेशन के सॉफ्टवेयर डालने के बाद ना, आपने क्या किया, इसके ऊपर कुछ वर्क मशीन्स बना दी, ठीक है, जिससे कि आप क्या कर सको, कुछ कॉस्ट बचा सको। लेकिन कॉस्ट तो यहाँ पे भी मुझे बचती नजर नहीं आ रही ज्यादा। क्यों नहीं नजर आ रही, ये देखो, फिजिकल मशीन की आपके पास कॉस्टिंग है इसकी, राइट। फिजिकल मशीन की कॉस्टिंग हो गई, इसके बाद क्या है आपके पास यहाँ पे कॉस्टिंग नेक्स्ट आ गई, ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्टिंग आ गई। ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉस्टिंग आने के बाद क्या है आपके पास इधर, ये वर्चुअलाइजेशन जो भी आप यूज कर रहे हो, इसके लाइसेंस की कॉस्टिंग आ गई। इसके लाइसेंसिंग की कॉस्टिंग आने के बाद क्या, देखो ये आपने 3 मशीन, जैसे आपने डेटाबेस यूज किया तो डेटाबेस की भी तो लाइसेंस चाहिए आपको, इसकी भी कॉस्टिंग आ गई। अगर आपने यहाँ पे कोई दूसरा, जैसे कुछ भी, कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हैं, या मैं बोलूँ कि अ, कोई भी एप्लीकेशन रन करें तो उसकी भी लाइसेंसिंग की कॉस्टिंग है। तो यहाँ पे क्या है, कॉस्टिंग तो तब भी है, लाइसेंसेस की कॉस्टिंग बढ़ गई, राइट। तो दैट्स व्हाई द डॉकर हैज कम इनटू द पिक्चर, यानी नॉट ओनली दैट्स व्हाई आई कैन से, बट इट्स ए न्यू इन्वेंशन इन टर्म्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये आपका फिजिकल सर्वर है, एंड ऑन द टॉप ऑफ फिजिकल सर्वर देयर इज समथिंग, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप इंस्टॉल करोगे ही, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो आप कुछ यूज नहीं कर पाओगे, राइट। एंड इसके ऊपर क्या करना है आपको, बस एक डॉकर नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है, उसका कोई लाइसेंस नहीं है। एंड वंस द डॉकर इज बीइंग इंस्टॉल्ड, ठीक है, ठीक है, आप उसके ऊपर क्या कर पाओगे, कंटेनर्स को इंस्टॉल कर पाओगे, ठीक है। और ये जो कंटेनर्स हैं, ना तो इनका खुद का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ना इन्हें कोई आप मेमोरी या स्टोरेज, अगर यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन कुछ डिप्लॉय करें ना, तो इन वर्चुअल मशीन से बेसिकली क्या है, हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, ओ सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा कि इसे 4 GB रैम देनी है, इसे इतना CPU देना है, इसे इतना देना है, इसे इतना देना है, ये आपको एलोकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं है, ठीक है। ये जो आपका कर्नल है, ठीक है, ये आपके होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज करेंगे, ओके। इनका खुद का ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिर्फ डायरेक्टली ये क्या करेंगे, दे विल बी एक्सेसिंग योर एप्लीकेशन, दे विल बी सर्विंग योर एप्लीकेशन। तो जिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सर्व करने के लिए, डेटाबेस को सर्व करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर अलॉटमेंट करनी पड़ रही थी, आपको इतना लाइसेंसेस लेने पड़ रहे थे, है ना, इसका भी तो लाइसेंस लगेगा, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस, इसके डेटाबेस का लाइसेंस, 2 लाइसेंस है यहाँ पे, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली यू विल बी एग्जीक्यूटिंग योर डेटाबेस ऑन योर कंटेनर्स, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द डॉकर गोट सो मच पॉपुलैरिटी, क्योंकि क्या कर रहा है, कॉस्ट सेव करके दे रहा है, यू डोंट हैव टू स्पेंड सो मच मनी और एनीथिंग ऑन दिस। दैट्स व्हाई डॉकर इज बीइंग सो पॉपुलर। द नेक्स्ट वन इज योर एनसिबल। एनसिबल इज लाइक कि अगर आप, मैंने बोला कि आपके डेटा सेंटर में क्या है, 700 सर्वर्स है, कोई मुझे बोले इन 700 सर्वर्स पे क्या करो, आप गूगल क्रोम इंस्टॉल करके दे दो, मैं कर दूंगा। कितने दिन लगेंगे मुझे, टेंशन हो जाएगी मुझे, राइट। नींद नहीं आएगी मुझे।
कि मुझे 700 सर्वर्स पे लॉग इन करके एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एनसिबल एक हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सर्वर है। मैं एक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा पहले, इनिशियली तो मुझे सेटअप करना पड़ेगा, राइट। इनिशियली मैं सेटअप कर लूंगा तो मैं एक कमांड चलाऊंगा और एक कमांड चलाते ही 700 मशीन्स के अंदर क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आ जाएगा फटाक से। ठीक है, गूगल क्रोम हो, कोई भी जो भी सॉफ्टवेयर हमें चाहिए, तो दैट इज बीइंग पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एनसिबल। नेक्स्ट वन इज योर कुबरनेटिस, एंड इन कुबरनेटिस व्हाट वी कैन डू इज कि डोकर में अगर आप देखेंगे तो हम एक पर्टिकुलर होस्ट पे बेसिकली क्या करते हैं, कंटेनराइजेशन करते हैं, कंटेनर्स चलाते हैं। तो इनकेस अगर एक होस्ट डाउन भी हो गया तो क्या है कि देयर आर ऑप्शन, लाइक हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो कंटेनर है वो डाउन हो सकता है, राइट। सो देयर इज समथिंग दैट इज बीइंग नोन एज डोकर स्वैम, जो कि कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर एक होस्ट से डाउन भी हो गया हमारा कंटेनर तो क्या करेगा, दूसरे कंटेनर पे शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे होस्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज हाउ डोकर वर्क्स। ये क्या है, कुबरनेटिस। कुबरनेटिस है ये आपका कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन टूल, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मार्केट में भी बहुत डिमांड है। अगर आपको डोकर कुबरनेटिस भी आता है ना अच्छे से, then you are liable to get some market. तो in Kubernetes container orchestration tool है, बहुत सारी flexibilities provide करता है, complex in comparison to the Docker, but I believe we will be able to simplify it and we'll be able to understand कि how Kubernetes works. ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेराफॉर्म। एंड टेराफॉर्म आपने सुना होगा कि अभी तक हम क्या करते थे ऑर्गेनाइजेशंस में मैनुअली AWS में या एज्योर में या गूगल क्लाउड में मैनुअली इंफ्रा प्रोविजन करते थे। बट अभी क्या है, नाउ द थिंग्स हैव बीन चेंज्ड एंड ऑर्गेनाइजेशंस लुक फॉरवर्ड टू यूज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, IAC। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि क्या करें, टेराफॉर्म या क्लाउड फॉर्मेशन को यूज करके हम इंफ्रा को प्रोविजन करें, यानी कि कोड लिखें और कोड से क्या करें, वर्चुअल मशीन को या VPC को या लोड बैलेंसर को, ऑटो स्केलिंग को क्रिएट करें। ठीक है, सो दैट वी विल बी एक्सप्लोरिंग विद द हेल्प ऑफ टेराफॉर्म। टेराफॉर्म बहुत पॉपुलर है, मार्केट में हाईली यूज होता है। ठीक है, क्योंकि लाइसेंसिंग एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट बीइंग देयर। सो along with that we will be helping you out with few other things। ठीक है, जैसे कि इंटरव्यू के टिप्स, क्वेश्चंस वी विल बी डिस्कसिंग एज पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, एंड व्हाट कुड बी द बेस्ट प्रैक्टिस एंड व्हाट आर एजाइल एंड स्क्रम methodologies, और these things we will be covering as part of this particular one. So this is about the entire curriculum which you have for the AWS and DevOps. If you have any questions, then please feel free to ask. No? Okay, I got a question. Is that mandatory to learn basic networking before cloud computing? Basic networking refers to what? You are talking about CCNA, CCNP? I believe CCNA, CCNP is not required. The reason is CCNA, CCNP is your routing, basically routing and switching. Okay, sir. Okay, जैसे कि got it. सबनेट क्या होता है, CIDRs क्या होता है, ठीक है, तो वो थोड़ा होना चाहिए, दैट विल हेल्प। ठीक है, आई डोंट नीड कि भाई आप OSPF, BGP, है ना, RIP, RIP, ये सब प्रोटोकॉल्स आज की फंक्शनैलिटीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज, दिस इज व्हाट वी गोना कवर एज पार्ट ऑफ दिस। ओके,